नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जीएस वर्ड द्वारा संचालित थर्ड फेज की यूपी पीसीएस आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 3 पे चर्चा करेंगे। समानतः तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर समान अध्ययन पर आधारित है और यह एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर है जिसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में दे रखा है मरुस्थल और सूची सेकंड में दे रखा है उनकी स्थिति। तो यहाँ पे दे रखा है ए ऑप्शन में गोबी मरुस्थल, तो इसका मिलान कहाँ पर होगा? तो इसका मिलान क्या होगा? मंगोलिया में स्थित है ये। और कालाहारी जो है कहाँ पर स्थित है? ये जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन दे रखा है पेंटागोनिया, ये अर्जेंटीना में स्थित है। और डी ऑप्शन में लिखा है अटाकामा, तो ये जो है चिली में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो है गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पर स्थित है? चीन और मंगोलिया में स्थित है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल में से एक है। और इसके अलावा जो है गोबी जो है दुनिया की जो है ठंडे रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा जो है अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के चिली देश में स्थित है। और इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल का जिक्र है बी ऑप्शन में। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में एक जो है बड़ा अर्धशुष्क रेतीला मरुस्थल है। यह मरुस्थल जो है बोत्सवाना के एक क्षेत्र, नामीबिया के पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी केप प्रांत के उत्तरी भाग को कवर करता है। तो यहाँ पे जो है कालाहारी के लिए दक्षिण अफ्रीका था, ये मिलान हो जाएगा। इसके अलावा पेंटागोनिया दे रखा है, तो ये रेगिस्तान एक जो है ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है और यह रेगिस्तान विश्व का 5वां बड़ा रेगिस्तान होने के साथ ही अमेरिका का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है। इसके अलावा यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना के साथ लगा हुआ है और जो 6,73,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। और पेंटागोनियन का जो है कुछ भाग आंशिक रूप से चिली तक भी फैला हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, लोक नृत्य पाई डंडा का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो पाई डंडा का जो है जो एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, इसका संबंध जो है बुंदेलखंड क्षेत्र से है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। यह बुंदेलखंड के आहिरों यानी यादवों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा जो है देखा जाता है कि जो है सारा नृत्य का जिक्र है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर जिला पड़ता है, झांसी पड़ता है, ललितपुर इत्यादि जिलों में फेमस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की रिहंद घाटी नहर योजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो रिहंद घाटी नहर परियोजना से जो लाभान्वित जिले हैं उनका जिक्र करना है, आपको बताना है कौन कौन से जिले आते हैं इसके तहत। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं रिहंद घाटी नहर परियोजना के बारे में। तो ये नहर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है और यह जो है 13 जुलाई 1954 को इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। और उत्तर प्रदेश रिहंद घाटी नहर योजना से जो लाभान्वित जिले हैं वो मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, वाराणसी है और इलाहाबाद है जो आपका प्रयागराज है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो बात की जाए रिहंद नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, तो इनमें से देखा जाए तो गौरी और मोरना और मोहन इत्यादि जो नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से गोमती नदी का विलय स्थल कहाँ है? तो गोमती नदी का विलय स्थल कहाँ पर है? यह जो है उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जो गंगा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और गोमती को जो है हिंदू एक पवित्र नदी मानते हैं और भागवत पुराण के अनुसार यह 5 दिव्य नदियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इस नदी को जो है यह नदी जो है पीलीभीत जिले के जो है
माधो टांडा ग्राम के समीप स्थित गोमत ताल में आरंभ होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। और 960 किलोमीटर का मार्ग तय करने के बाद यह जो है गाजीपुर जिला में सैदपुर के समीप जो है गंगा नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में स्थित है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है क्या है? डी ऑप्शन। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में कई विशिष्ट अनुसंधान संस्थान भी मौजूद है। जैसे कि देखा जाए लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा मेरठ में जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। उत्तर प्रदेश के उन्नाव नगर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो यहाँ पे जो है छठे का सही जवाब है सी ऑप्शन। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य स्थित है उन्नाव जिले में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और हालांकि 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया। और जो है यह जो है देखा जाए तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है और यह उत्तर भारत की कई आर्द्र भूमियों में से एक है और 250 से अधिक प्रवासी पक्षी जातियों का संरक्षण करता है यह जो है अभ्यारण्य। और इस अभ्यारण्य में एक हिरण उद्यान भी स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एंडालुसाइड पाया जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 7वें का सही जवाब है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में जो है एंडालुसाइड पाया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित पर्वतीय श्रेणियों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए आयु के अनुसार देखा जाए तो जो है यहाँ पे पहले पायदान पर कौन सा है? एंडीज है। तो दूसरा हो गया और उसके बाद जो है यूराल है तो तीसरा हो गया। इसके बाद जो है रॉकी है तो चौथा हो गया। इसके बाद पहला बचता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे नीची झील है? तो यहाँ पे देखा जाए 9वें का सही जवाब है सी ऑप्शन मृत सागर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह जो है मृत सागर जो है संसार की सबसे नीची झील है जो सागर तल से लगभग 1300 फीट नीची है। इसकी तली सागर तल से 2500 फीट नीचाई पर है। और इसके विपरीत जो देखा जाए तो तिब्बत की जो है टिसो सिकरू संसार की सबसे ऊंची झील है जो तिब्बत के पठार पर लगभग 18,284 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे 10वें को देखते हैं हम। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है जल संधियां और उनकी स्थिति का वर्णन दे रखा है सूची सेकंड में। तो यहाँ पे 10वें में हम देखते हैं तो जो है 10वें में हम देखते हैं कि जो है मलक्का जल संधि जो है किसके मध्य है? तो ये जो है मलक्का जल संधि जो है इंडोनेशिया मलेशिया जो है और जो है इंडोनेशियाई द्वीप जो है सुमात्रा के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा पहला मिल जाएगा चौथे से। और अगला है युकाटन जल संधि। ये जो है यह जल संधि जो है युकाटन प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है। यह जल संधि जो है मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपस में जोड़ती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सही जवाब होगा
इसका मिलान होगा तीसरे से। और अगला है जिब्राल्टर जल संधि, तो इसका मिलान क्या होगा? जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो यहाँ पे जो है इसका मिलान होगा दूसरे से, स्पेन और मोरक्को के मध्य। इसके अलावा अगला है डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है, और यह अटलांटिक महासागरीय देशों को यूरोप के उत्तरी देशों तक पहुंच को आसान बनाती है, और यह जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य स्थित है। तो ये जो है पहले से मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो तापी संकुचन दे रखा है ए ऑप्शन में, तो ये सिद्धांत के विद्वान कौन है ये बताना है। तापी संकुचन के जो है विद्वान है इस सिद्धांत के, तो जेफरीस ने पृथ्वी की सतह जैसे महाद्वीप है, महासागर घाटियाँ हैं, पहाड़ है, द्वीप है, इनकी प्रमुख उत्पत्ति और विकास के तापी संकुचन सिद्धांत को प्रतिपादित किया इन्होंने। तो इसके तहत जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है जेफरीज इसका सही मिलान होगा। इसके अलावा बी ऑप्शन में दे रखा है महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत। ये जो है सिद्धांत जो है जर्मन वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर, इनके द्वारा दिया गया था, तो ये जो है पहले से मिल जाएगा। और इनके अनुसार जो है सभी महाद्वीपीय एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए हैं, इनका ये कहना था इस सिद्धांत के तहत। तीसरा है संवहन तरंग सिद्धांत, तो यह सिद्धांत जो है होम्स द्वारा दिया गया था, तो ये जो है चौथे से मिल जाएगा। अगला है डी ऑप्शन महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसका जो है संस्मरण किनके द्वारा आया? डेली द्वारा। डेली ने जो है पृथ्वी की सतह की विभिन्न राहत सुविधाओं की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या करने के लिए सन 1926 में अपनी पुस्तक आवर मोबाइल अर्थ में जो है फिसलने वाले महाद्वीपों के अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन का मिलान होगा तीसरे से। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, और दूसरा है कि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र को माना गया है, और इसके अलावा बुध ग्रह जो है सूरज के सबसे करीब है, इसलिए उसे सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए। लेकिन सूरज के इतने करीब होने की वजह से उसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है, जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, और सूरज की गर्मी इसमें प्रवेश तो करती है लेकिन जो है निकल नहीं पाती है, इसलिए जो है ये जो है एक गर्म भट्टी के रूप में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह शहर जो है भारत में कर्क रेखा के निकटतम है? तो यहाँ पे जो है कोलकाता जो है सही जवाब होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कोलकाता जो है 97 किमी की दूरी के साथ कर्क रेखा के निकटतम बंदरगाह शहरों में से एक है, और कर्क रेखा जो है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन से हैं ये राज्य? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। और यह जो है कर्क रेखा जो है माही नदी पड़ती है, उसको 2 बार काटती भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय मानक देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ को जो है से गुजरती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है यहाँ पे देखा जाए, इसके अलावा जो है भारत में एक विशाल देशांतर सीमा है, इसलिए भारत की मानक देशांतर रेखा देश के एक मानक समय के रूप में एक देश के एक केंद्रीय मध्याह्न काल के स्थानीय समय को अपनाने हेतु जो है ग्रीनविच मेरिडियन से जो है 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है, और यह जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल नहीं होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए 15 का जो है देखा जाए स्टीवेंसन स्क्रीन जो है का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? तापमान को मापने के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। और इस स्क्रीन को जो है थर्मामीटर शेल्टर या थर्मो स्क्रीन या थर्मामीटर स्क्रीन के रूप में जाना जाता है। और इसका उद्देश्य एक मानकीकृत वातावरण प्रदान करना है जिसमें जो है तापमान, आर्द्रता, ओस बिंदु और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। इसके अलावा जो दे रखा है बी ऑप्शन में विफोर्ड स्केल, यह जो है एक जो है अनुभवजन्य उपाय है जो समुद्र में या भूमि पर देखी गई स्थितियों से हवा की गति को संबंधित करता है। और इसका जो है पूरा नाम क्या है? जो है विफोर्ड पवन बल पैमाना। और सी ऑप्शन में है हाइग्रोमीटर। तो इसका उपयोग क्यों किया जाता है? आर्द्रता नापने के साधनों को जो है में इसका उपयोग किया जाता है, ना कि वर्षा को मापने में। एक है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूध के घनत्व को मापकर जो है शुद्धता जांची जाती है, ना कि वायु को मापने की। इसलिए यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे भारत और म्यांमार के मध्य जो है कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा की जाती है। और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य जो है सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे जो है सिक्किम ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पर्वतीय दर्रा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है? तो यहाँ पे देखा जाए लद्दाख पर्वतमाला जो है काराकोरम पर्वतों की एक दक्षिणी उप श्रृंखला है, जिसके तहत देखा जाए तो जो है चोरबतला और खारदोंगला और चांगला और दीगारला और तसाकाला जो है लद्दाख पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे हैं। इसके अलावा जो है रेजांगला जो है भारत के लद्दाख क्षेत्र में जो है चुशूल घाटी के दक्षिण पूर्व में उस घाटी में प्रवेश करने वाला एक पहाड़ी दर्रा है। इसके अलावा जो है जो एक बहुत प्रमुख दर्रा है नाथुला दर्रा, ये तो बेसिकली आपको पता होगा ये सिक्किम में है, तो ये तो है ही नहीं। तो बाकी जो है पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, तीस्ता नदी किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और यह जो है पूर्वी हिमालय में निकलती है और बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले सिक्किम और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्यों से होकर बहती है और इसकी लंबाई 315 किलोमीटर है और यह जो 12,370 किलोमीटर स्क्वायर भूमि में पानी पहुंचाती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इडुक्की थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है केरल के पेरियार नदी पर बनी है और इडुक्की परियोजना, और जिससे जो है जल विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो है केरल की जो है सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है इडुक्की जल विद्युत परियोजना। और जो है इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है 1976 में शुरू की गई और इसकी जो है स्वीकृत क्षमता जो है 780 मेगावाट थी। इसके अलावा यहाँ निर्मित बिजली घर का प्रकार जो है भूमिगत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए तमिलनाडु है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर जो है कहा जाता है कि नेवली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है और यह नेवली जो है तमिलनाडु में स्थित है। और नेवली में पाए जाने वाले कोयले में जो है लगभग 35% से अधिक कार्बन सामग्री होती है और यह जो है कोयला मंत्रालय के तहत एक जो है नवरत्न कंपनी है। और जो है तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार जापान से अलास्का की यात्रा करने वाले व्यक्ति को एक दिन का लाभ होगा। और दूसरा कथन है कि यह अधिक अक्षांशीय विस्तार वाले देश के लिए जो है असुविधाजनक है, लेकिन अधिक देशांतरी विस्तार के लिए कई समय क्षेत्र है।
तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो है जापान अलास्का से जो है 18 घंटे से अधिक आगे है, और जो है यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है? तो भूमध्य सागर के आसपास के देशों में स्पेन, फ्रांस जो है, मोनाको, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और जो है हर्जेगोनिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और इत्यादि जो है देश जो है शामिल है। और कहा जाता है कि मोरक्को, माल्टा और साइप्रस समुद्र में द्वितीय देश है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। तीसरा और चौथा जो है इसमें ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडलीय संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में धूल के कणों की उच्च संरचना पाई जाती है। तीसरा कथन है कि ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में मौजूद है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो है 23 में देखते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, बाकी जो है गलत है। क्योंकि जो है ऑक्सीजन वायुमंडल की जो है 120 किमी ऊंचाई तक कम मात्रा में मौजूद है, और क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर की औसत ऊंचाई तक मौजूद वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और वायुमंडल की संरचना इस प्रकार है कि नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन जो है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.036% और नियोन जो है 0.002%। इसलिए कहा जाता है कि यह ऑर्गन है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में एक गैस है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखा जाए दूसरा तो सही हो गया, और जो है यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन केवल क्षोभ मंडल में मौजूद है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारत और चीन के अलावा निम्नलिखित देशों में से कौन सा समूह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? तो म्यांमार जो है, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, दक्षिण पूर्व एशिया में एक जो है महत्वपूर्ण राज्य है। यह भारत, लाओस, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और बात की जाए तो इसकी राजधानी जो है नेपिडो है, जबकि आधिकारिक मुद्रा जो है कायत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, ज्वालामुखियों से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली गैस कौन सी होती है? तो यहाँ पे जो है 25 का सही जवाब है। सर्वाधिक मात्रा में जो है ज्वालामुखी से जो गैस निकलती है कौन सा है? जलवाष्प है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कहा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ज्वालामुखी विस्फोटों में मौजूद दो अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। इसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हीलियम गैस भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जो है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसने जो है ये रिपोर्ट जारी की है, और पिछले 50 वर्षों में दुनिया भर में स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और जो है मछलियों की आबादी में लगभग 69% की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा इस रिपोर्ट में जो है कहा गया है, और यह रिपोर्ट जो है प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है चेन्नई में है। ये ऑप्शन सही है, और यह जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28,
निम्नलिखित में से कौन से घर के अंदर वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं? तो घर के अंदर का जो है प्रदूषण जो है अपर्याप्त वेंटिलेशन और रेडॉन गैस के निकलने और बाहरी प्रदूषण और कीटनाशकों और घर के भीतर जो है अत्यधिक नमी के कारण होता है, घर के अंदर जो पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा नए कालीनों को स्थापित करते समय कुछ चिपकने वाले पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों को छोड़ते हैं, जिससे जो है इंडोर प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। लोकतक झील मणिपुर को निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे जो है जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई, जलकुंभी का संक्रमण और प्रदूषण जैसी पारिस्थितिकी समस्याओं के परिणाम स्वरूप मणिपुर में जो है स्थित जो लोकतक झील है उसको जो है 1993 में जो है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागरीय धारा को ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है? तो यहाँ पे देखा जाए 30 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कुरोशियो महासागरीय धारा को जो है ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम का प्रशांत एनालॉग है और इस धारा का औसत सतही तापमान जो है आसपास के महासागरीय की तुलना में अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो यह जो है बांदा में है, तो यहाँ पे तीसरे से मिल जाएगा। और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ पर है? तो यह जो है फैजाबाद शहर में है, यानी आपके अयोध्या में है। और तीसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय जो है कहाँ पर है? यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मेरठ में है। और जो है इसकी स्थापना 2 अक्टूबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अनुसार की गई। तो यहाँ पे जो है चौथा से मिलान हो जाएगा। और डी ऑप्शन में है सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय। तो यह कहाँ पर है? यह प्रयागराज में है। तो इसका मिलान हो जाएगा दूसरे से। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार को किस योजना में बेहतर प्रयास के तहत भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे देखा जाए इन जो है ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, इसमें भी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना इसमें भी, और स्मार्ट सिटी मिशन में भी। तो इस प्रकार से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि डीबीटी के माध्यम से कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान भुगतान करने वाला देश में पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश है। और जो है इसके अलावा जो है कहा जा सकता है कि कुछ पुराना क्वेश्चन है, और जो है इसके अलावा कहा जा सकता है कि साथ ही कोरोना के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के 39.20 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला देश में उत्तर प्रदेश जो है प्रथम राज्य है, तथा चिकित्सा शिक्षण संस्थान स्थापित कर संचालित करने वाला देश का अग्रणी राज्य भी बन गया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौशल विकास नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य भी उत्तर प्रदेश है। ए ऑप्शन सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत उत्तर प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य भी बन गया है। साथ ही अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम पायदान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की अवधारणा निम्नलिखित में से पहली बार किसके द्वारा पेश की गई थी? तो यह अवधारणा जो है किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पे सही जवाब है
तो इसको जो है सर्वप्रथम जो है चीन द्वारा लाया गया था, ना कि रूस द्वारा। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा, यहाँ पे चीन कर लीजिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है सन 1948 में भारतीय श्रम कानून से संबंधित संसद का एक अधिनियम बना, जो कुशल और अकुशल श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यहाँ पे जो है 37 का सही जवाब होगा कि जो है इसे जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे अमर्त्य सेन का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, महबूब उल हक द्वारा इसको विकसित किया गया था। बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक जो है समग्र सूचकांक है, जिसका उपयोग जो है देशों को मानव विकास के 4 स्तरों में रैंक करने के लिए किया जाता है। साथ ही जो है इसके तहत जो है कहा जा सकता है कि जो है कोई देश जो है उच्च जो है HDI स्कोर तब प्राप्त करता है जब जीवन काल अधिक होता है, और जो है शिक्षा का स्तर अधिक होता है, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एगमार्क किसके द्वारा जो है किसके मानक की गारंटी है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है 38 का सही जवाब है कि जो है एगमार्क जो है गुणवत्ता के जो है मानक की गारंटी है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और एगमार्क जो है भारत में कृषि उत्पादों पर लगाया जाने वाला एक जो है प्रमाणन चिन्ह है, जो यह सुनिश्चित करता है कि वे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के संबंध जो है कार्यालय विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकों के एक सेट के अनुरूप है। साथ ही जो है इसमें इसके तहत देखा जाता है अभी वर्तमान में लगभग 222 विभिन्न वस्तुओं के लिए ये जो है गुणवत्ता दिशा निर्देशों को कवर करता है। और इसके तहत जो है देखा जाए तो दालें हैं, अनाज है, तेल है, वनस्पति तेल है, फल सब्जियां इत्यादि जो है प्रोडक्ट इसके तहत आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसी फर्म द्वारा उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करके कुल लागत में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो है अर्थशास्त्र में कहा गया है कि उत्पादन की सीमांत लागत जो है कुल उत्पादन लागत में परिवर्तन है, जो एक अतिरिक्त इकाई बनाने या उत्पादन करने से जो है आती है, और सीमांत लागत की गणना करने के लिए जो है उत्पादन लागत में परिवर्तन को मात्रा में परिवर्तन से विभाजित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसको सीमांत लागत कहा जाएगा। ये बेसिकली आप लोग जो है अगर कॉमर्स से है तो ये इसके बारे में आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक में आपने इसको पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानव विकास सूचकांक का एक आयाम नहीं है? तो यहाँ पे मानव विकास सूचकांक का जो आयाम नहीं है उसके तहत जो है सामाजिक स्थिति नहीं आता है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके जो है 3 संकेतकों जैसे होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, ग्रीन GNP शब्द का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो ग्रीन GNP का तात्पर्य क्या है? यह एक आर्थिक और पर्यावरणीय लेखांकन ढांचा है जो प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति और पर्यावरण के क्षरण और पर्यावरणीय समर्थन में निवेश के हिसाब से राष्ट्रीय संपत्ति को मापता है, और यह जो है सतत विकास पर केंद्रित है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि सही जवाब क्या हो जाएगा? 41 का डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, मुद्रा के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से परिणाम है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 42 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, निर्यात में वृद्धि और जो है भुगतान संतुलन में सुधार जो है मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है। तो यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन दे रखा है
कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ उद्योग दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थान दे रखे हैं कि वे कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन दे रखा है स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये जो है देखा जाए ये जो है लखनऊ में स्थित है और इसकी शुरुआत जो है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और जो है उत्तर प्रदेश के जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे हेमवती नंदन बहुगुणा और जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्कूटर इंडिया की शुरुआत जो है लखनऊ में की थी और पहले इसे जो है इनोसेंटी के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है अफीम कारखाना। ये अफीम कारखाना कहाँ पर है? गाजीपुर में, तीसरे से मिल जाएगा। और भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है? तो ये मेरठ में है, दूसरे से मिल जाएगा। और डी ऑप्शन में है त्रिवेणी जो है स्कल्पचर्स लिमिटेड जो है, ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है कलात्मक संगमरमर उद्योग जो है कहाँ पर है? आगरा में है, ना कि प्रयागराज इलाहाबाद में। और जो है आगरा जो है रंगीन हस्तशिल्प क्षेत्र का घर है जो सदियों पुराना है। और इसके अलावा जो है हाल ही के वर्षों में यह शहर अपने अद्भुत जो है संगमरमर हस्तशिल्प के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, काफ़ी प्रसिद्धि पाई है। और यहाँ पर जो देखा जाता है कि हाथ से निर्मित जो है पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई जाती है और इसके टुकड़ों को काटने और उत्कीर्णन के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके कुशल कारीगरों की सहायता से इसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है ए ऑप्शन, बाकी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश के किसानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु चलाई जा रही योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यहाँ पे इस योजना का नाम क्या है? किसान उदय योजना इसका नाम है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके तहत जो है इस योजना के तहत जो है प्रदेश के सभी किसानों को फ्री सोलर पंप वितरित किए जाएंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत जो है राज्य के किसानों को फ्री सोलर ऊर्जा उपलब्ध करवाएगी। इससे किसानों की ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो है 1 मार्च 2019 को हुई थी, ना कि 2016 को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, बाकी जो है सही है। और यह योजना जो है राज्य के उन लोगों के लिए शुरू की गई थी जिनकी आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण जो है वह बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो इस कारण जो है उनके लिए ये योजना गरीब तबके के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यहाँ पे 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48। बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन है कि उज्ज्वला योजना के तहत जो है 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? ये सही है। और दूसरा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। यह भी सही है। अगला है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि ऊपर के तीनों ही सही है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। बैंक दर से तात्पर्य उस ब्याज से है जिस पर क्या होता है? जिस पर जो है केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से
आर्थिक विकास का बेहतर माप क्या होता है? तो आर्थिक विकास का बेहतर माप प्रति व्यक्ति आय होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज अनुमानित की गई है? तो यहाँ पे जो है यह अनुमान जो है 19% लगाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान की बात की जाए तो लगभग 8% से अधिक है। और वर्ष 2021-22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो है लगभग 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी, जो देश की विकास दर से अधिक रही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इलेक्ट्रोकैलोरिक प्रभाव का संबंध किससे है? तो इसका जो है संबंध जो है रेफ्रिजरेटर से है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इलेक्ट्रोकैलोरिक का उपयोग जो है एयर कंडीशनर में उपयोग किए जाने वाले जो है द्रव रेफ्रिजरेटर की आवश्यकता को पूरा करने में किया जाता है। और जब रबर बैंड को मोड़ा और खोला जाता है तो यह शीतलन प्रभाव पैदा करता है। इसे ही जो है इलेक्ट्रोकैलोरिक इफेक्ट कहा जाता है। और विश्व के शोधकर्ताओं का भी कहना है कि यह इफेक्ट जो है यदि उपयोग किया जाता है तो फ्रिज और एयर कंडीशन में उपयोग किए जाने वाले द्रव रेफ्रिजरेट की आवश्यकता को दूर करने में सक्षम हो सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कैल्शियम नाइट्रेट का संभावित अनुप्रयोग क्या है? पहला है कि जो है कृषि उर्वरक में, दूसरा है अपशिष्ट जल उपचार में, तीसरा है बेकिंग सोडा के रूप में। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है पहला दूसरा सही है, लेकिन जो है तीसरा गलत है कि बेकिंग सोडा के रूप में, ये गलत है। क्योंकि जो है यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट को आमतौर पर जो है बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। और जो है यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो है इसका उपयोग जो है कैल्शियम नाइट्रेट का जो है संभावित अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। एथेफॉन एथिलीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है एथेफॉन एथिलीन का जो है फलों को पकाने वाला एजेंट है और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला एक एजेंट है फलों को पकाने के लिए। और यह फलों को जल्दी पकाता है और उनके विघटन यानी पौधे से अलग होने या झड़ने को तेज कर देता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। घरों में उपयोग किए जाने वाले क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों में किस प्रकार के विषाक्त वाष्प पाए जाते हैं या प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पे जो है कहा जाता है पारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। पारा एक रासायनिक तत्व है। इसे आमतौर पर जो है क्विक सिल्वर के रूप में भी जाना जाता है इसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। दांतों की बढ़ी हुई छवि देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अवतल दर्पण जो है एक गोलाकार दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अर्थात जो है घुमावदार सतह पर होता है। और अवतल दर्पण का उपयोग जो है दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की बढ़ी हुई छवि को देखने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अवतल दर्पण का उपयोग जो है मोटर वाहनों की हेडलाइट, दूरबीन के निर्माण और टॉर्च की रोशनी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? तो यहाँ पे जो है जीवाणुओं से होने वाले रोग जो है निमोनिया है, कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, जो है आंत्र ज्वर है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, खांसी है, हैजा है इत्यादि जो है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा युग्मकों का संलयन होकर किस प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है? तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि जो है
युग्म, तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन, युग्मनज जो है प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो है जानवरों और पौधों की जो है यौन प्रजनन में जो है नर और मादा जो है युग्मक युग्मक मिलकर जो है एक एकल निषेचित कोशिका बनाते हैं, जिसे युग्मनज कहा जाता है, जो आनुवांशिक सामग्री के अनूठे संग्रह के साथ विकसित होता है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। रक्त का थक्का निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण बनता है? तो यहाँ पे कहा जा सकता है थ्रोम्बोसाइट्स की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। 60 नंबर क्वेश्चन है कि माचिस की तीली के निर्माण में निम्नलिखित में से किस गैस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है सल्फर का उपयोग जो है गन पाउडर के निर्माण में जो है सल्फर का उपयोग किया जाता है, और जो है नाइट्रोजन का उपयोग जो है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड आदि के निर्माण में किया जाता है, और क्लोरीन का उपयोग जो है ब्लीचिंग और पानी को जो है स्टरलाइज करने और क्लोरीन यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर क्वेश्चन है कि विसरण की प्रक्रिया में ठोस, तरल और गैस के अणु किस क्षेत्र में गति करते हैं? तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है गति करते हैं। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो इसमें जो है कहा जा सकता है कि पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व जो है कौन कौन से होते हैं? तो जैसे लोहा है, मैंगनीज है, बोरोन है, जिंक है, तांबा है और क्लोरीन है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। दूसरा, तीसरा और चौथा है। नाइट्रोजन नहीं होता, ना ही मैग्नीशियम होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस, जो है प्यास, भूख, नींद जैसे व्यवहार को नियंत्रित करता है और शरीर के तापमान, रक्तचाप और भावनाओं आदि को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग जो है वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है? तो इसका सही जवाब है 64 का सही जवाब है क्या? ए ऑप्शन, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से ऊर्जा की इकाई कौन सी है? तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है और ऊर्जा की जो है एसआई इकाई जो है जूल होती है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो है पास्कल जो है दबाव की एसआई मात्रक है, और जो है मीटर प्रति सेकेंड जो है गति की एसआई मात्रक है, और जो है केल्विन जो है तापमान की एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए विटामिन ई जो है सही सुमेलित है जो है, क्योंकि जो है इसमें जो है इसका मिलान है पेलाग्रा। इसके विटामिन ई की कमी से जो है पेलाग्रा नामक जो है बीमारी होती है, और इसके अलावा जो है विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी से जो है रिकेटस होता है, और विटामिन B3 से जो है पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा जो है एक प्रकार का रोग है जो नियासिन के निम्न स्तर के कारण होता है, जिसे जो है विटामिन B3 के रूप में जाना जाता है। इसके तहत जो देखा जाता है कि जो है मनोभ्रंश होता है, दस्त होता है, और सूजन द्वारा इसको पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तरफ यौगिक है, तो उनकी जो है रासायनिक नाम भी है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा को कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सही है। और अगला है ब्लू विट्रियल, इसको कहा जाता है कॉपर सल्फेट, ये भी सही है। अगला है जो है कैलोमेन, इसको कहा जाता है मर्क्यूरियस क्लोराइड, ये भी सही है।
लेकिन बी ऑप्शन जो है सही मानेंगे, गलत है, क्योंकि जो है चिली साल्ट पीटर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोडियम नाइट्रेट, ना कि सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 68, पीतल का रंग निम्नलिखित में से किस गैस के कारण जो है बदरंग हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण जो है पीतल हवा में विघटित हो जाता है, क्योंकि जो है हाइड्रोजन सल्फाइड और पीतल का मिश्रण जो है क्यूप्रिक सल्फाइड यानी ताम्र बनाता है, जो कि काले रंग का होता है, जहाँ जिंक हाइड्रोजन के साथ जो है रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और जिंक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो रंग में हल्का लाल होता है। इसलिए हवा के संपर्क में आने से पीतल का रंग उतर जाता है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली धातु है। तो यहाँ पे जो है 69 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सोना सबसे ज़्यादा लचीली धातु है और सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है और यह अत्यंत जो है अक्रियाशील है और अधिकांश अन्य धातुओं की तरह धूमिल नहीं होती है, यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा शुद्ध सोना, जिसे 24 कैरेट का सोना कहा जाता है, यह बहुत नरम होता है, इसलिए यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है 24 कैरेट। इसलिए इसे जो है ठोस बनाने के लिए इसे चांदी या तांबे के साथ मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, समुद्र की गहराई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फेदोमीटर का प्रयोग करके जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो इस मिसाइल का नाम है जो है अस्त्र मिसाइल। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा और यह जो है DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, विल्सन नामक रोग मानव शरीर में किस धातु की अधिकता से होता है। तो विल्सन नामक रोग जो है तांबे की अधिकता के कारण जो है यह रोग होता है और विल्सन रोग एक जो है वंशानुगत विकार है, जिसमें जो है शरीर में विशेष रूप से मस्तिष्क, यकृत और आंखों में अत्यधिक मात्रा में तांबा जमा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से शरीर की सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि है सबसे बड़ी अंतर्स्रावी ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन और जो है ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन का स्राव करती हैं और जो है इसके अलावा जो है थायराइड हार्मोन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायक भी हैं। इसके अलावा थायराइड हार्मोन्स जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के जो है चयापचय को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनके बारे में देखते हैं। इनके द्वारा जो है सोम प्रकाश जो 1858 में निकाला गया, तो इसका मिलान हो जाएगा पहले से। अगला है जो है राजा राम मोहन राय द्वारा क्या निकाला गया, संवाद कौमुदी, जो 1821 में था। उन्होंने इसके बाद जो है 1822 में फारसी में मिरात उल अखबार भी निकाला। तो यहाँ पे ये मिलान भी सही हो जाएगा, दूसरे से मिल जाएगा। अब अगला है हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इन्होंने जो है इनके बारे में बात करें तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने 1853 में एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था जो है हिंदू पैट्रियट। तो यहाँ पे जो है चौथे से मिल जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने मराठा निकाला, कब निकाला था इन्होंने, तो जो है 1881 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जो है पिट्स इंडिया एक्ट जो है की घोषणा की, तो ये गलत है,
क्योंकि जो है यहाँ पे इसी प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट जो है, इस एक्ट की घोषणा कब की गई थी, क्यों की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को शुरू किया गया और इसके लागू होने की घोषणा की गई, और इसके तहत जो है भारत में राज्य विस्तार और विजय की योजनाओं को चलाना था, और ब्रिटिश राष्ट्र की नीति और मान और इच्छाओं के ये विरुद्ध हुआ, और बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियां पूर्णतः गवर्नर जनरल तथा उनकी काउंसिल के अधीन होंगी। इसके तहत जो है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया। और जहाँ तक बात रही लॉर्ड चेम्सफोर्ड की, तो उन्होंने जो है 1916 से 1921 के मध्य जो है भारत के वायसराय रहे, और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। बाकी जो है नीचे के जो है तीनों मिलान सही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। प्रताप पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पे प्रताप पत्रिका का प्रकाशन जो है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा किया गया। यहाँ पे जो है सही जवाब है डी ऑप्शन। और उन्होंने इस समाचार पत्र द्वारा पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दलितों की पीड़ा को उजागर किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से पूना सार्वजनिक सभा नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है एम.जी. रनाडे ने की थी 1870 में। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह जो है ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसने किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार और भारत के लोगों के बीच जो है मध्यस्थ निकाय के रूप में काम किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रस्तावित संघीय राज व्यवस्था के तहत द्विसदनीय विधायिका के उच्च सदन के लिए जो है सांप्रदायिक आधार पर कितने सदस्यों का चुनाव किया जाना था? तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो है 150 जो है सदस्यों का चुनाव किया जाना था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 79। हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1892 से 1895 तक हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में काम किया, और वह 1886, 1893, 1906 में जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। पौनार आश्रम निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है 80 का सही जवाब है जो है बी ऑप्शन, विनोबा भावे से संबंधित है। और विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, और उन्होंने जो है महिलाओं के लिए खास तौर पर यह आश्रम बनवाया था। और ये जो पौनार आश्रम बनवाया गया था ये जो है महिलाओं के लिए खास तौर पर बनवाया गया था। इसे ऐसी महिलाओं के लिए बनवाया गया था जो मीराबाई की तरह अपने को साध्वी जीवन में रखना चाहती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से कब लड़ा गया था? तो यह जो है 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था, और जो है मराठा साम्राज्य और आक्रमणकारी अफगान सेना थी जिसका नेतृत्व जो है अहमद शाह दुर्रानी कर रहे थे, और जिसे 4 भारतीय सहयोगियों ने समर्थन किया था। उनके मध्य यह युद्ध हुआ। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटका में अशोक के लघु शिलालेखों का प्राप्ति स्थल है? तो यहाँ पे जो है गावी मठ जो है कर्नाटका के कोप्पल जिले में है, और यह जो है अशोक के जो है लघु शिलालेखों का प्राप्ति स्थल है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है मस्की शिलालेख जो है कर्नाटका के रायचूर जिले में है, और ब्रह्मगिरी शिलालेख कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले में है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया? तो रजिया सुल्तान को 1240 ईस्वी में हटाया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और उन्होंने 1236 से 40 तक जो है शासन किया, और वह गुलाम वंश की शासका थी। वह मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। उसने पर्दा को त्याग दिया और पुरुष वेश में जनता के सामने आई। साथ ही उसने साम्राज्य को मंगोल आक्रमण से भी बचाया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक कर एकत्र किया जाता था? तो इस दौरान जो है खराज नामक कर वसूल किया जाता था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। खराज जो है दिल्ली सल्तनत के तहत जो है कृषि भूमि पर कर था और इसकी सीमा जो है उपज पर 1/3 से आधा तक थी। और खराज मुख्य रूप से गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था और उन्हें इस्लाम के हाल ही में विजय प्राप्त क्षेत्रों में इस्लाम में परिवर्तित कर देता था और इस्लाम के कानून के तहत केवल मूल मुसलमानों या इस्लाम में परिवर्तित होने वालों को ही ज़मीन के मालिक होने की अनुमति दी गई थी। और इस प्रकार जो है गैर मुस्लिम किसानों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि वे अपनी कृषि जोत को बनाए रख सकें। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, महमूद के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक निम्नलिखित में से कौन था? इस दौरान जो है भीमदेव जो है गुजरात के शासक थे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस दौरान जो है भीमदेव के शासनकाल के दौरान जो है गजनी के प्रमुख तुर्क मुस्लिम शासक महमूद ने गुजरात पर हमला किया था तथा सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया। उसने यहाँ से 20 मिलियन दीनार की लूट की। हालांकि महमूद की लूट के बारे में तुर्क फारसी साहित्य में जटिल विवरण के साथ यह दावा किया जाता है कि महमूद ने मंदिर की रक्षा करने की कोशिश करने वाले 50,000 भक्तों की हत्या भी कर दी थी, जो एक जो है फार्मूलाबद्ध आंकड़ा है, लेकिन अभी इसकी सत्यता का कोई प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पत्राचार विभाग था? तो यहाँ पे जो है दीवाने इंशा जो है पत्राचार विभाग था। तो इस प्रकार ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा दीवाने अर्ज है, ये जो है सैन्य विभाग है। और एक और है दीवाने खैरात, ये दान विभाग है और इसको जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। और दीवाने रिसालत, ये विदेशी मामलों का विभाग होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से तुगलकनामा का लेखक कौन था? तो यहाँ पे देखा जाए जो है तुगलकनामा को अमीर खुसरो द्वारा वर्ष 1320 में लिखा गया था। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जो है 88 का सही जवाब है सी ऑप्शन की। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में तुर्क खलीफा को बचाने के लिए प्रयास किए गए। तो ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा चाहते थे, जो हड़ताल के साथ कब शुरू हुआ था? तो यह जो है 6 अप्रैल 1919 को जो है शुरू हुआ। ये ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से की गई थी? तो यह जो है बी ऑप्शन सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है नमक मार्च, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा था यह जो है आंदोलन। और उन्होंने जो है गांधी जी ने 24 दिनों में जो है 240 मील की दूरी तय की और गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और इसे जो है नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और जो है लॉर्ड इरविन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के समय वायसराय थे भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा कहाँ पर आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? तो ये जो है 1906 में कलकत्ता में किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, भारत छोड़ो प्रस्ताव की पुष्टि करने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के सत्र को कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसको जो है बॉम्बे में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और 8 अगस्त 1942 को जो है इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से जुलाई 1942 में जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडियन
लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ इसका सही जवाब है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इसका जो है स्थापना की गई। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जुलाई 1942 में इसकी स्थापना हुई। उन्होंने जो है सिविल सेवाओं, सरकारी नौकरियों में दलितों के आरक्षण पर जोर दिया था इसके तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है कुषाण राजा हुए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, जिन्होंने सोने के सिक्के और कई तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बिहार तक पाए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग निम्नलिखित में से किसका प्रतीक माना जाता है? तो यह जो है कहा जाता है कि जो है राष्ट्रीय ध्वज एक क्षैतिज तिरंगा है, जिसमें सबसे ऊपर जो है गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग का समान अनुपात है। केसर जो है साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो है सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, हरा रंग जो है जीवन, प्रचुरता, मिट्टी और समृद्धि से संबंध का प्रतीक है। और इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। आंध्र महिला सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे सही जवाब है दुर्गाबाई देशमुख थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इन्हें जो है आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस जनपद पर आक्रमण हेतु अजात शत्रु ने गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निम्नलिखित में से किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया? तो यहाँ पे जो है 98 का सही जवाब है प्राचीन ग्रंथों का उपयोग ये सुझाव देने के लिए किया गया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने किस वर्ष में जो है इम्फाल और कोहिमा के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी? तो जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना कहा जाता है उसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है। इसने जो है जापानी सैनिकों के समर्थन से रंगून की ओर बढ़ते हुए भारत में जो है थलचरी नामक स्थल पर 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के मैदानी इलाकों के माध्यम से भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। और भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में 1 सितंबर 1942 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और इसके सहयोगियों और इंपीरियल जापान द्वारा गठित एक सशस्त्र बल था। और इसका उद्देश्य था कि जो है ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जाए या करना था। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन 1944। अगला क्वेश्चन नंबर 100। पानीपत के दूसरा युद्ध में मुगलों के खिलाफ अफगान सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति हेमू निम्नलिखित में से किस सूर शासक का सेनापति था? तो ये जो है सही जवाब है बी ऑप्शन, जो है मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। और जो है उसने बाद में स्वयं को दिल्ली के शासक के रूप में भी स्थापित किया और स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित किया। और हेमू ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में सेना का नेतृत्व किया। हालांकि अकबर के सेनापति बैरम खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना द्वारा उस लड़ाई में उन्हें पराजय झेलनी पड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। जुलाई 2023 में विज्ञान के क्षेत्र में खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार जो है डॉक्टर जो है कनिष्का विश्वास को दिया गया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है, कनिष्क विश्वास को ये प्रदान किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। भारत में पहली बार G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आयोजन जो है दिल्ली में किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये खिताब जो है भारत ने 30 जून को जो है ईरान को 42-32 से हराकर इस खिताब को जीता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशियाई मिश्रित युगल जो है
स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन जो है हांगजू चीन में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। जून 2023 में वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन पूरा किया। इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है रिचर्ड ब्रैनसन द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को जो है 100वें स्थान पर रखा गया है और भारत का कुल स्कोर कितना है? 1204.90 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किसने लॉजेंड डायमंड लीग 2023 का खिताब जीता है? तो ये जो है खिताब जो है नीरज चोपड़ा ने जीता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इस दौरान जो है नीरज चोपड़ा ने 87.66 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। कोलकाता में 132वें डूरंड कप टूर्नामेंट में कितने वर्षों के अंतराल पर विदेशी टीमें भाग ले रही हैं? तो यहाँ पे जो है लगभग 27 जो है वर्षों के अंतराल पर विदेशी टीमें भाग ले रही हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कितने लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया है? तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि 13.5 बिलियन जो है लोगों को गरीबी रेखा से निकाला गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से किसने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे जो है 110 का सही जवाब है अब्दुल्ला अबूबकर ने जीता है और जो है अजय कुमार सरोज ने भी जीता है और ज्योति यराजी ने भी जीता है। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है बर्लिन जर्मनी में किया गया। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। इसका आयोजन जो है पेरिस में किया गया। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे पेरिस में किया गया और यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है। और जो है पहली बार जो आयोजन हुआ था 1994 में, तो उसका आयोजन जो है बर्लिन जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है। शोधकर्ताओं ने जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसकी एक नई जीवाश्म प्रजाति की खोज की है जिसका नाम मेगासिफोन जो है थाइलाकोस है? तो यह जो है कहा जा सकता है कि जो है ट्यूनिकेट की एक प्रजाति है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। स्किल इंडिया परियोजना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लुप्त हो रही जो है नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर की जो है एक जो है कला है जिसको जो है पुनर्जीवित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह जो है बुनाई की एक कला है। भेड़ के ऊन से जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उन्हीं की एक कला है। तो ये जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस है, जिसको पुनर्जीवित किया गया है स्किल इंडिया के तहत। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे 114 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है कि ये ऑप्शन सही नहीं है कि इस चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। क्योंकि जो है क्योंकि इससे पहले थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित 5 दिवसीय एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 27 पदक जीते हैं और इस प्रतियोगिता में चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा है। लेकिन इस प्रतियोगिता में जापान सर्वाधिक 37 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को हराकर 14वीं SAFF चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है बी ऑप्शन, कुवैत को हराकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किसे सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, डेल टेक्नोलॉजीज एंड इंटेल ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एआई स्किल लैब शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो यहाँ पे जो है यह जो है 117 का सही जवाब है बी ऑप्शन, तेलंगाना के साथ समझौता किया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी के साथ साझेदारी में किस जिले में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 118 का सही जवाब है डी ऑप्शन, सोनभद्र में इसको मंजूरी प्रदान की गई है। यह जो है 800 मेगावाट की परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किस राज्य में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जुलाई 2023 में अपना पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन स्थापित करने को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, तमिलनाडु में स्थापित करने को मंजूरी दी है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत ने की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, जुलाई 2023 में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में स्थित मंदिर में आगंतुकों के यातायात के मुद्दे की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया गया। तो ये जो है सरिस्का टाइगर रिजर्व में ये किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, जुलाई 2023 में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी वार्षिक बैठक में महिला क्रिकेटरों को पुरुष क्रिकेटरों के बराबर पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। तो ये बैठक कहाँ पर हुई थी बताइए। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में ये बैठक हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसने जुलाई में ऑपरेशन साउदर्न रेडिनेंस 2023 में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ पे सही जवाब है आईएनएस जो है सुनैना ने। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना 2.0 के संचालन के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पे 124 का सही जवाब है आईटी हार्डवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, जुलाई 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है। तो यहाँ पे 125 का सही जवाब है डायने हेंड्रिक्स रही है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में जन घनत्व कितना है। तो उत्तर प्रदेश में 828 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत की जनसंख्या घनत्व से अधिक है। तो यहाँ पे 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जबकि जो है देखा जाए तो तमिलनाडु का कितना है 555 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 ही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से पुकोडे झील किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यह झील जो है केरल में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह जो है मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो सही जवाब है जीवक। डी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 130, शिशुनाग वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। तो कालशोक ने बनाया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, यदि दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है तो वे संख्याएं कौन सी होंगी। तो वे संख्याएं जो है 3 और 6 होंगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, एक धन ABCD में इस प्रकार बांटा गया कि A और B को 3:5 के रेशो में धन प्राप्त हुआ और B और C को 6:7 के अनुपात में और C और D को 8:9 के अनुपात में प्राप्त हुआ। तो A और D को प्राप्त होने वाले भागों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाए
ए अनुपात डी इजक्वल टू ए बटे बी गुणे बी बटे सी गुणे सी बटे डी। तो यहाँ पे देखा जाए 3/5 हो गया बराबर गुणे 6/7 हो गया गुणे 8/9, तो आ जाएगा 16:35। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। यदि पंप ए द्वारा एक पानी का हौज 6 घंटे और पंप बी द्वारा 12 घंटे में भरा जाता है, तो दोनों पंप ए और बी साथ साथ चलाए जाने पर हौज कितने घंटे में भर जाएगा? कितने घंटे में भर जाएगा? तो यहाँ पे जो है 1/6 प्लस 1/12 तो आ जाएगा 1/4, तो पूरा हौज भरने में 4 घंटे लगेगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 × 10 इक्वल टू 100। और परिवर्तित पूर्व में कितना था? ये पूर्व में है, और परिवर्तित होने के बाद तो इक्वल टू 15 × 12 तो 180 आ जाएगा। अब नया क्षेत्रफल में वृद्धि तो 180/100 तो कितना आएगा? 9/5। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% कम कर दी जाए तो उसका आयतन कितना कम हो जाएगा? तो उसका आयतन जो है 27.1% कम हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? यहाँ पे +3 +4, तो यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +4, तो यहाँ पे +3 से पहले क्या होगा? के होगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। निम्नांकित आकृति में कितने आयत हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है कितने आयत हैं? 11 आयत है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। निम्नलिखित आरेख निरूपित करता है डॉक्टर, पिता और आदमी। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि जो है प्रत्येक पिता जो है आदमी के अंतर्गत आएगा, परंतु प्रत्येक डॉक्टर आदमी या पिता नहीं होगा, क्योंकि जो है डॉक्टर महिला या माता भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। डॉक्टर को निरूपित करने वाली आकृति कौन सी है? तो जो है आयत है। अगला क्वेश्चन नंबर 139। AGLPS की श्रृंखला में अगला वर्ण कौन सा होगा? तो अगला वर्ण जो है कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पे +6 +5 +4 +3 +2 जो है, हाँ, तो इसकी श्रृंखला में आ जाएगा U। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। इन संख्याओं की श्रृंखलाओं के अंत में कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें दे रखा है 85 77 70 64 59 55। तो यहाँ पे जो है अगली श्रृंखला कौन सी आएगी? तो 85 में 8 माइनस किया तो 77 आ गया, 77 में जो है 7 माइनस किया तो 70 आ गया, 70 में से 6 माइनस किया 64 आ गया। इसी प्रकार से घटते क्रम में माइनस करते जाना है। तो जो है 55 में 3 माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ ही GS वर्ड द्वारा संचालित RO का प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।